नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं विद्यासागर के अंक गणित का चैप्टर नंबर 4 है, यानी फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में हमें देखना है क्या। फ्रैक्शन में हम लोगों ने कल तक देखा था गुणा करने का नियम या जोड़ का नियम या घटाव का नियम, जिसमें हम लोगों ने भिन्न के जोड़ घटाव गुणा का नियम देखा था। और उसमें शर्त ये था कि जब भी कोई भिन्न दिया हो, जैसे मिश्र भिन्न हो, जैसे 6.1/2 गुना 6.1/2, तो इस टाइप का हम लोगों ने गुना करने का सीखा था, जिसमें पूर्णांक एक था, एक पूर्णांक जो समान था और दोनों का योग कितना था, एक था। दो कंडीशन था। अगर आपने पिछले वीडियो को देखा होगा तो ये अब बात आपको मालूम होगा। क्या था, पूर्णांक जो था वो समान था, पूर्णांक समान था और दोनों भिन्न का योग जो था वो एक था, यही ना था। आज हम देखेंगे कि जब पूर्णांक समान हो, ठीक है, आज हम देखेंगे क्या, जब पूर्णांक समान हो और दोनों भिन्न का योग एक हो, एक, ठीक है। कल तो एक देखे थे ना, आज 1/2 देखेंगे, ठीक है। कल क्या देखे थे, कल 1/2 था, आज देखें ना, कल एक था, ठीक है, आज 1/2 देखेंगे। देखिए, पिछले वीडियो को देखे होंगे तो आपको पता होगा। जैसे उदाहरण क्या था कि 6.1/2 गुना 6.1/2, इसमें कंडीशन क्या था, ये दोनों भिन्न को जोड़ने पर एक आ जाता है और दोनों पूर्णांक जो है वो समान होना चाहिए, ठीक है। तो ये कल हम लोगों ने ये स्थिति को देखा था। तो कैसे गुना करना था, इसको याद दिला देते हैं। 6 + 1 कर देते थे और गुना ये समान पूर्णांक जो है उसको कर देते थे एक स्टेप में इतना, और फिर 1/2 और 1/2 यही ना किए थे हम लोग, ये कंडीशन थी। चलिए, तो इसको हम कर किए थे तो 7 गुना 6 और 1/4 आया था, है ना। तो 7 छक 42.1/4, ये वाला कल हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है। आज हम ये देखने वाले हैं कि अगर पूर्णांक जो होगा वो समान होगा, क्या होगा, पूर्णांक समान होगा, ठीक है, और साथ ही साथ ये जो भिन्न का योग होगा, भिन्न का योग वो कितना होना चाहिए, भिन्न का योग 1/2 अगर हो। कल क्या था, भिन्न का योग 1/2, 1/2 एक हो गया। तो इस स्थिति में अगर भिन्न का योग एक होगा तो इस तरह से हम गुना करेंगे। अगर भिन्न का योग 1/2 हो तो हम किस प्रकार से करेंगे, आइए देखते हैं। उदाहरण लेते हैं। जैसे हमने उदाहरण ले लिया कि अगर ले लें 6.1/3 गुने 6.1/6, अगर हम ले लेते हैं तो देखिए इन दोनों का पहले, ये तो दोनों समान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक कंडीशन फॉलो हो गया, पूर्णांक जो है समान है, एक कंडीशन फॉलो। दूसरा कंडीशन कहता है कि इन दोनों भिन्न का योग, भिन्न क्या बच गया, 1/3 1/6, इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 1/2। आइए तो 1/3 और जो 1/6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, यही नहीं होगा, 3/6 हो जाएगा, कटाएंगे तो 1/2 आ गया। ये भी शर्त फॉलो हो गया, एक तो पूर्णांक बराबर होना चाहिए और दोनों भिन्न का योग 1/2 होना चाहिए, ठीक है। दोनों शर्त पालन करता है। तो इसको हम किस तरह से गुना करते हैं सो देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको 6 और गुना 6 कर देंगे, ठीक है, 6 गुना 6 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद प्लस इन दोनों का योग कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है, और पूर्णांक कितना है, 6, 6 से गुना कर देंगे और फिर इसका जो पूर्णांक है भिन्न जो है 1/3 और 1/6, इसको अलग गुना कर देंगे, ठीक है, ये कर देंगे। अब इसको हम गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, 36 आएगा, और प्लस ये कटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा यहाँ पे 3, और फिर ये कितना हो जाएगा, 1/36 18 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। 36 से 3 कितना हो जाएगा, 39.1/18, यही आपका उत्तर हो जाएगा। और बेसिक से हम गुना करते तो 36 18 1 19/3 करते, ठीक है, और फिर कितना करते, 36 1 37/6 करते, फिर ऊपर के ऊपर गुना करते, नीचे नीचे गुना करते, फिर भाग देते,
ठीक है, भाग देते फिर पूर्णांक तोड़ते तो इतना करने में बहुत दिक्कत होती। इसलिए अगर इस तरह का कंडीशन आता है तो हमें क्या करना है, देख लेना है पूर्णांक समान होना चाहिए और भिन्न जो है उसका योग अगर कितना आ जाए 1/2 है तो हम इस तरह से गुना करेंगे, दोनों पूर्णांक को गुना कर देंगे, फिर 1/2 में उस पूर्णांक से गुना कर देंगे और फिर जो भिन्न है उसका गुना कर देंगे। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाता है। लेकिन ये ध्यान रखना है हर हमेशा कि ये माइंड में आपको गुना करके देख लेना है कि ये जोड़ कितना आ रहा है। अगर जोड़ इसका 1 आ जाता तो 1 आता था, किस तरह से गुना करते हैं हम, इस तरह से गुना करते हैं 6 1 7 गुना 6 करते और फिर भिन्न का गुना कर देते अगर 1 आता तब। अगर 1 नहीं आया 1/2 है तो इस तरह से गुना करेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ें, आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। चलिए ये उदाहरण समझ में आ गया है ना। अगला उदाहरण देखते हैं। अगर कहें कि भिन्न कोई भी जो भिन्न है वो P/Q के रूप में अगर उसका योगफल आता है और एक पूर्णांक जो है वो बराबर होता है तो उसको हम कैसे गुना करेंगे। देखिए अगर कह दें कि एक जो भिन्न है जैसे मान लीजिए एक पूर्णांक जो है वो समान है, ठीक है, पूर्णांक समान हो और जो भिन्न है भिन्न का अगर योग, इस पर ध्यान नहीं देना है अब की बार, भिन्न का योग P/Q के रूप में होना चाहिए। बस P कुछ भी आ जाए Q कुछ भी आ जाए, ये जरूरी नहीं है कि 1 आना चाहिए योग, ये जरूरी नहीं है कि 1/2 आना चाहिए, P/Q के रूप में कुछ भी आ जाए, है ना। तब इसको हम कैसे गुना करते हैं, जैसे लेते हैं हम उदाहरण। जैसे अगर हम ले लें 24.1/4 गुने 24.1/8 को अगर हम गुना करना चाहें तो इसको हम कैसे करेंगे गुना। देखिए सबसे पहले पूर्णांक समान होना चाहिए, इसमें एक कंडीशन है, पूर्णांक समान होना चाहिए और भिन्न का जो कुछ भी आए उससे मतलब नहीं। तो इसमें एक तो फ्री हो गया माइंड से कि इसका जो गुणनफल होगा मतलब योगफल होगा इस पर ध्यान नहीं देना है, बिल्कुल इसका योगफल पर ध्यान नहीं देना है, न तो 1 लाना है न तो 1/2 लाना है, ठीक है। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, दोनों पूर्णांक को 24 गुना 24 एक साथ गुना कर देंगे, ठीक है, दोनों पूर्णांक को एक साथ गुना कर देंगे। अब देखिए और इन दोनों का योगफल कितना है, इन दोनों का अगर हम योग निकालें वैसे तो निकल सकता है 1/8, योगफल निकालें तो कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ 2 और 1 कितना आ रहा है 3/8 आ रहा है। तो इन दोनों का योगफल देख लेना है 3/8, इसको हम रफ किए थे, है ना, समझाने के लिए। चलिए ये कर देंगे, उसके बाद क्या करेंगे प्लस दे देंगे। एक कितना आया था हमारा 3/8 आया था, इन दोनों को जोड़ देंगे, दोनों भिन्न जो है ना इन दोनों को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद इसमें फिर एक पूर्णांक से गुना कर देंगे, ठीक है, एक पूर्णांक से गुना कर देंगे यहाँ तक और फिर क्या करेंगे दोनों जो भिन्न है उसका गुना कर देंगे 1/4 गुना 1/8, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पहले पूर्णांक का गुना, फिर जितना जोगफल आया उस जोगफल में पूर्णांक का गुना और उसके बाद इन दोनों भिन्न का गुना, ठीक है, इस तरह से करेंगे। तो 24 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 24 में अगर हम करते हैं 576 आ जाएगा क्या, 4 चौका 16 और 4 चौका 16 4 दूना 8 दूना 16 1 17 दोनों 4 1 576, ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। चलिए अब इसको हम कटा दें तो कितना आ जाएगा 8 3 3 3 अच्छा 1/4 1/8 का लोग कितना हो जाएगा गुना करेंगे तो 8 चौका 32, यहाँ तक तो ठीक है। जोड़ देंगे 9 6 15 हो जाएगा ना, 7 1 8 और 585 और जोड़ का नियम कहता है 1/32, यही ना है, जोड़ का नियम कहता है जब भी ऐसा है टर्म तो इसमें सटा देना है, जोड़ हटा देना है और सटा देना है, नहीं तो फिर इसको जोड़ के क्रिया करेंगे यहाँ 1 देंगे लघुत्तम निकालेंगे बढ़ जाएगा। तो इससे अच्छा होता है क्या कि 585 लिख दीजिए और 1/32 लिख दीजिए, यही आपका योगफल हो जाएगा, ठीक है। गुना काहे होगा, यहाँ प्लस है, प्लस गुना थोड़ी होगा,
हाँ जुट गया, हाँ जुट गया। अगर बाटा से करते हैं ना, बाटा से करते हैं ना, बाटा वाला यहाँ एक देकर तब इसका लघुत्तम निकालते हैं, तब झंझट पैदा हो जाता है। फिर इसमें 32 से गुना करते, कितना आता कितना ना, और फिर उसमें एक जोड़ते और तब फिर 32 से भाग देते, तो झंझट हो जाता। तो इसीलिए इसको हम क्या करते हैं, पूर्णांक को प्लस हटाकर डायरेक्ट सटा देते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया ना। कब, जब इस स्थिति में पूर्णांक समान हो और ये भिन्न जो अलग अलग हो, तब हम इस तरह से गुना करेंगे। ये बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ें। अभी तक हम लोगों ने 3 तरह से गुना करने के लिए सीख लिया। चलिए, माथा चक्कर दे रहा है, नहीं देगा, इत्मीनान से समझिएगा, नहीं देगा। हालांकि चैप्टर में इसका उतना प्रयोग नहीं है, लेकिन बड़े बड़े डिजिट के लिए इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा है। अभी छोटा है तो कोई दिक्कत नहीं है, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करते चलिएगा, तो बाद में वही बात भयंकर रूप ले लगी। वही बात है ना, छोटी छोटी बात को। चलिए आगे देखा जाए। छोटी छोटी बातों को इग्नोर कभी नहीं करना चाहिए। वही ना, बड़ी गलती हुई है कि फिर से रिपीट हो रहा है ये सब। चलिए आगे देखें। यहाँ तक तो हम लोगों ने गुना सीख लिया, कोई दिक्कत है? अब चलिए, अब अगर हम बात करें कि किसी एक पूर्णांक में माने पूर्ण संख्या में किसी भिन्न से गुना करना हो तो हम कैसे करेंगे। किसी एक पूर्णांक में एक भिन्न से गुना करना हो तो कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई मिश्र भिन्न है, ठीक है, ये कोई मिश्र भिन्न है और गुना हमें करना है एक पूर्ण संख्या से, b कोई है पूर्ण संख्या, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका फार्मूला होता है, इसको हम ऐसे गुना करते हैं, a गुना b कर देते हैं, यानी दोनों पूर्णांक जो है, दोनों पूर्णांक एक में गुना कर देते हैं, अब प्लस कर देते हैं, और क्या करते हैं, x बटा y जो भिन्न है, भिन्न में फिर b से गुना कर देते हैं, ठीक है, मतलब इससे। समझ में आ गया। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें, दिया है इसमें कि 8.1/3 गुना 6 गुना करना है, तो इस टर्म पर बैठाइए, पहले इसको और इसको गुना कर लेंगे, पूर्णांक वाला है तो 8 गुना 6 कर सकते हैं, कोई दिक्कत। अब क्या कर रहा है, भिन्न x बटा वाई यानी भिन्न 1/3 गुना क्या करना है, b हमारा क्या है 6 है, तो 6 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 8 छक 48 प्लस ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूना का 6, यहाँ बचा क्या 2, 48 2 50, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बट्टा में भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। बात समझ में आ गई ना। अच्छा आगे देख लेते हैं एक और एग्जाम्पल, जैसे ले लेते हैं 15 पूर्णांक कितना 15 गुना दिया है ना, 15 गुना 5 पूर्णांक 2/5 यह ना दिया है। तब इस स्थिति में देखिए क्या करते हैं, दोनों पहले पूर्णांक का तो गुना कर लेते हैं, एक साथ करते हैं 15 गुना 5, और फिर क्या करते हैं प्लस देते हैं, भिन्न का स्वतंत्र जो पूर्ण संख्या है उससे गुना कर देते हैं। 2/5 भिन्न है और स्वतंत्र संख्या कौन सा है जो अलग है पूर्णांक के रूप में 15 है, 15 कर दीजिए, कोनो दिक्कत नहीं है। 15 पचे कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। अच्छा ये कितना हो जाएगा 5 तिहाई 15, 3 दूना 6, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 6 5 11 81, यही कंसेप्ट है। समझ में आ गया ना। अगर इसको हम बेसिक से गुना करके जोड़ते, ऐसा देखिए 8 का 24 एक 25/3 होता, फिर 6 करते, ऐसे भी अच्छा सहज ही है, 3 दूना 6 25 दूना 50, वैसे भी आ जाता। लेकिन ये बड़ा संख्या अगर आ जाए तो थोड़ा गुना करने में घटाने में दिक्कत होगी, इसलिए ये इस टर्म का प्रयोग हम कर सकते हैं। समझ में आ गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े ना। अब देखिए अब बात आ गई भिन्न की तुलना, कौन सा भिन्न बड़ा है कौन सा भिन्न छोटा है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब इसी पर सारा खेल, इस चैप्टर में पूरा खेल इसी पर है, कौन सा भिन्न छोटा है कौन सा बड़ा है। अब इसका नियम, ये सब तो गुना का नियम था, सामान्य जोड़ घटा गुना का, ठीक है। अब नियम आएगा
आपका भिन्न पहचानना है, कौन सा भिन्न बड़ा है कौन सा छोटा है। चलिए देखिए, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन का नियम देखते हैं। अगर किसी भी भिन्न को पहचानना हो, पहले एक चीज़ और समझ लीजिए आप। दो टर्म आता है, एक आरोही क्रम आता है, ठीक है, एक आरोही क्रम, और एक आता है अवरोही क्रम, ठीक है। एक आरोही क्रम, एक अवरोही क्रम, दोनों में क्या अंतर होता है? आरोही क्रम जब भी लिखा जाता है तो पहले छोटा लिखा जाता है, ठीक है, और छोटा से बड़ा लिखा जाता है। कहाँ तक? मान लीजिए 10 तक, ठीक है। तो ये आरोही क्रम में होगा, बढ़ते क्रम। आरोही क्रम को हम क्या कहते हैं? बढ़ते क्रम, यानी सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस तरह से, है ना। अवरोही क्रम लिखना हो इसी अंक का तो हम कैसे लिखेंगे? सबसे बड़ा, उसके बाद छोटा, 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 ठीक है। तो ये कौन सा क्रम हो जाता है? ये अवरोही, यानी ये घटते क्रम। देखिए इसका क्रम क्या हो रहा है? घट रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं? घटते क्रम, जिसको अवरोही क्रम कहते हैं, ठीक है। आरोही क्रम इसे बढ़ते क्रम कहते हैं, और ये बढ़ता ही जाता है 1 2 3 4 10 तक, ठीक है। तो इसको आरोही, इसको अवरोही, ठीक है। ये बात समझ में आ गई ना? चलिए, अगर इसमें कन्फ्यूजन हो तो आप समझ जाइए कि जब भी आरोही क्रम का है तो देखिए आरोही में कम शब्द लिखे गए हैं, आरोही में कम शब्द लिखे गए हैं, यानी जब भी आरोही क्रम लिखना है तो पहले छोटा लिखना है। और अवरोही में देखिए 1 2 3 4, मतलब ये ट्रिक है, आप अपने हिसाब से जो समझें, है ना। मतलब अवरोही जब भी कहे तो आप समझ जाइए कि पहले बड़ा वाला अंक लिखना है, क्योंकि ये बड़ा लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब ये समझने के दृष्टिकोण से आप जैसा समझ सकें, ठीक है। चलिए, कम से स्टार्ट करो, ज़्यादा शब्द ज़्यादा से, हाँ, ज़्यादा शब्द ज़्यादा से, कम शब्द से कम से, ठीक है। ये समझ गए ना? चलिए, हाँ, नहीं तो इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है आरोही अवरोही में। हाँ, आपकी जैसी मर्जी। तो ये समझ गए? बार बार वीडियो कौन देखेगा? कोई नहीं देखेगा। चलिए, मेहनत होता वीडियो दिखाएगा थी। ये तो साइकिल में के हवा निकाल देता रन का हो, तू ही हवा निकल ले रहा है। ना, लड़का गलती ना करो सन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर कोई भी भिन्न दिया हुआ है, जैसे कि हम मान लेते हैं, इसमें एग्जांपल के तौर पर देखते हैं, A बटा B है, ठीक है, और C बटा D है, सॉरी, C बटा D, A बटा B और C बटा D दिया हुआ है ना। अगर इसमें बड़ा छोटा की तुलना करें तो हम कैसे इसको जांच कर सकते हैं? जैसे इसमें कह रहा है यदि AD इज़ ग्रेटर देन BC का है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि इसका बोध हो? AD ग्रेटर देन BC, मतलब BC से AD बड़ा है, तो इसका हम कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे ही ना लिख सकते हैं, A बाई B इज़ ग्रेटर देन C बाई D। देखिए, जब भी प्रोडक्ट होता है गुना, तो ये इधर से गुना करेंगे, इधर आउटपुट देगा, तो ये हो गया AD, और इधर से गुना करेंगे, ये चला जाएगा CD, ठीक है। तो AD अब BC, सॉरी ये BC है ना, तो हम इसको AD इधर हो गया, और BC गलती लिख दिए क्या जी? BC यहाँ लिखना चाहिए ना, CD लिख दिए हम। इसको गुना करेंगे तो BC ना होगा, हम CD लिख दिए थे, BC। तो अब देखिए, इस टर्म को अगर हम ऐसे उलट कर लिखते हैं, जैसे अगला देख लेते हैं टर्म AD इज लेस देन BC कह रहा है, तो हम कैसे लिखेंगे? AD इज लेस देन BC कह रहा है, तो हम कैसे दर्शाएंगे? A बाई B और ग्रेटर देन C बाई D, A बाई B ग्रेटर देन C बाई D, ठीक है। इसका प्रोडक्ट, लेकिन चिन्ह पर ध्यान देना है, ये चिन्ह जिधर घूमा, तो ये चिन्ह जिधर खुला रहता है ना, वो बड़ा होता है,
अच्छा, देखिए इधर और पिछला हाँ वाला भाग भाई। हाँ, ये वाला जिधर खुला रहेगा मुंह वो बड़ा होता है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, AD इज लेस देन BC, मतलब BC जो है वो बड़ा है AD से। से बड़ा है। तो चिन्ह किधर रखेंगे, इधर। आज ये गुना करेंगे तो कैसे होगा, AD हो गया। AD क्या है, बड़ा है, सॉरी AD छोटा है किससे, BC से, इसलिए BC बड़ा है AD से, ठीक है। तो मुंह जिधर खुला रहता है वो बड़ा होता है, ठीक है। ये समझ गए ना बात। तो ये कंसेप्ट है। अगर तुलना करना हो किसी दो भिन्न में, तो हम कैसे जानेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसको समझते हैं। दो भिन्न की तुलना करके हम कैसे समझ सकते हैं कि कौन सा भिन्न बड़ा है या छोटा है। जैसे देखिए यहाँ पे दिया है, इसमें कह रहा है कि कौन सा भिन्न बड़ा है। इसमें देखिए 5/9 दिया है, ठीक है, 2/7 दिया है, 6/13 दिया है, 8/15 दिया है, 9/13 दिया है। अगर मान लीजिए ये दिया है, इसमें कहा जाए कि कौन सा भिन्न बड़ा है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम दो भिन्नों में तुलना कराएंगे। जैसे अभी हम लोगों ने किया, दो भिन्न में तुलना कैसे करेंगे, यानी 5/9 एक लिख देंगे, यानी A/B, और B/C यानी 2/7, ठीक है। इसका प्रोडक्ट करेंगे, अगर इधर इसका आउटपुट ये देगा इधर, तो कितना हो जाएगा, 35 होगा ना। अगर ये जाएगा इधर देगा, कितना हो जाएगा, ये 35 हुआ, ठीक है। 9 दूना 18। अब बताइए ना कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, तो हम कैसे घुमाएंगे, यही ना घुमाएंगे, जो बड़ा है उधर घुमा देंगे। तो इसमें अगर दोनों में देखें 5/9 और 2/7 में कौन बड़ा है, तो हम क्या कहेंगे, कैसे लिखेंगे, 5/9 इज ग्रेटर देन 2/7, यही ना लिखेंगे, 5/9 इज ग्रेटर देन, मतलब वैसे नहीं देखा जाता है ना, ये समझ गए ना। ये तुलना जब भी हम करेंगे तो इस तरह से, देखने में गड़बड़ हो जाता है। हाँ ऐसे गड़बड़ लगेगा, क्योंकि देखिए आधार सेम नहीं है, तो आप नहीं कह सकते हैं। जब भी ऐसा भिन्न दे दिया तो आपको तुलना करना पड़ेगा। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो एगो काम कीजिए, 5/9 यानी कह रहा है कि इसमें 9 से भाग दीजिए, 5 को 9 भाग में बांटिए, तो कितना हो जाएगा, अगर हम करते हैं तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 9×5 = 45, 5 हो जाएगा 50, यानी 5×5 आएगा, है ना। चलिए 0.5 आता है, और 2/7 कह रहा है, यानी 7 से भाग देना है 2 में, 7×3 = 21, यहाँ 20 रहेगा, 7 दूना कितना हो जाएगा, 14 होगा, तो कितना होगा, 6 हो जाएगा 60, मतलब यहाँ तो पहले 2 आया ना, यहाँ 5 आया था। तो बताइए ना 0.5 और 0.2 में कौन बड़ा है, यही बड़ा है, तो फिर चिन्ह तो यही ना होगा, तो यही ना बड़ा होगा। दो तरीके से हम देख सकते हैं, या तो दशमलव में चेंज करके देख लीजिए, या फिर तुलना करके देख लीजिए कि इसमें कौन बड़ा है। बात समझ में आ रही है ना। तो देखिए अब इतना में दिया है, तो हमने इसमें और इसमें तुलना कर दिया, ठीक है। फिर इसमें इससे तुलना करेंगे, फिर इसमें इससे तुलना करेंगे, फिर इसमें इससे तुलना करेंगे, है ना। तो सब में एक दूसरे से अगर तुलना करके देखें तो पता चलेगा कि कौन सा बड़ा है। अगर ऐसे बचना चाहते हैं तो, अगर भाग आपका बढ़िया रहा है, तगड़ा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, भाग दे दीजिए। इसका मतलब कितना आया था, 0.5 आया था, है ना। इसका मतलब 0.2 आया था, इसका मतलब 13×5 = 65, 0.5 आएगा, 2 अंक तक लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि 5×5 2 है ना। तो 13×5 = 65 हो जाएगा ना, सॉरी 13×5 = 65 कैसे हो जाएगा, वहाँ 60 नु आएगा, 13×4 = 52, ये 4 आया। अच्छा इसमें करेंगे तो 15×6 = 90, 15×5 = 75, 0.5 आएगा, और फिर 5 × 50, 15×3 = 45, ठीक है, इतना आएगा। तो देखिए यहाँ 5×5 आ रहा था, यहाँ 0.2 आ गया, यहाँ 0.4, 0.5, 3 आ गया यहाँ तक, और इसका मान कितना हो जाएगा, 90 है, 13×7 = 91, 13×6 0.6 आएगा, है ना। तो अब यहाँ से तुलना कर सकते हैं। अब इसको हम सजा सकते हैं, इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो देख लीजिए सबसे बड़ा इसमें कौन है, सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो 0.6 है, 0.6 है ना, क्योंकि ये 5 है, 4 है, 2 है, 5×5 है। तो सबसे बड़ा अगर इन सब में देखा जाए तो कौन सा है, 9/13 है सबसे बड़ा। अगर तुलना करके देखें तो तुलना करके एक दूसरे के देखेंगे, तो इससे अगर तुलना करें इसका तो ये बड़ा होगा,
इससे तुलना करेंगे तो ये बड़ा होगा, है ना। मतलब इन सब से तुलना करेंगे तो अपने पता चल जाएगा। हाँ तो फिर इसको लिखेंगे, फिर ऐसे तो जो बड़ा मतलब अगर सजाने के लिए कहे कि आरोही क्रम में करें तो आरोही क्रम में जो सबसे छोटा होगा उसको पहले लेंगे और उसके धीरे धीरे सजाते चल जाएंगे, जो सबसे बड़ा होगा अंत में आ जाएगा। ठीक है, अगर कहे तो मतलब हम बता दिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बात समझ में आ गई ना। अब यहीं इसी पर सारा चैप्टर में खेल होगा, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को आप ज़रूर समझ लीजिएगा। तुलना करने वाला का जो नियम है ना, ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, तो तुलना करने से बेहतर है कि आप उसको भाग दे दीजिए, डिवाइड कर दीजिए और फिर उसका जांच कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ें। चलिए आगे देखते हैं क्या। चलिए आगे कहता है कि अगर किसी जब भिन्नों के अंश समान हो और भिन्न सबसे छोटी होती है, जब भिन्नों के अंश समान हो और वह भिन्न छोटी होती है जिसका हर सबसे बड़ा होता है, तथा वह भिन्न सबसे बड़ी होती है जिसका हर सबसे छोटा होता है। देखिए, अगर किसी भी जैसे किसी भी भिन्न का, जैसे 4/8 5/8 5/10 5/20, अगर किसी भी भिन्न का अंश जो होता है बराबर होता है और हर जो होता है वो बड़ा छोटा होता है ना, तब इस स्थिति में हम कौन सा भिन्न बड़ा कहेंगे, कौन सा इसमें भिन्न सबसे बड़ा होगा, कौन सा भिन्न सबसे छोटा होगा? बड़ा वाला को बड़ा कहेंगे तो मतलब नहीं, कैसे कह सकते हैं कि इसमें सबसे बड़ा कौन है? अच्छा आप बताइए ना पहले, कौन सा इसमें सबसे बड़ा होगा, कौन सा भिन्न सबसे बड़ा होगा ये बताइए। 5/20 5/20 सबसे बड़ा होगा, सबसे छोटा वाला होगा। देखिए अब समझ जाइए, या तो भाग दे दीजिए, नहीं तो कॉमन सेंस की बात है। जब भी ऊपर वाला जितना भी अगर बराबर आता है, सब में बराबर है, नीचे वाला इधर उधर है, ठीक है, जैसे ही 9 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 रुपये को 9 भाग में बांटना है। ठीक है, 5 रुपये को 9 भाग में बांटना है। अब 5 रुपये को 8 भाग में बांटना है, तो 5 रुपये को 8 भाग में बांटेंगे तो थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। 5 रुपये को अगर हम 8 भाग में बांटेंगे तो थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, 9 भाग में बांटेंगे तो थोड़ा कम मिलेगा 8 रुपये से, 10 भाग में बांटेंगे तो थोड़ा और कम मिलेगा, 20 भाग में बांटेंगे 5 रुपया है, लेकिन 20 भाग में बांट देंगे तो कितना मिलेगा? बहुत कम मिलेगा ना। तो इस तरह से हम इसको अगर कहना चाहें कि कौन सा छोटा होगा कौन सा बड़ा होगा, तो कौन आप कहेंगे कि छोटा होगा? सबसे छोटा जो होगा वो कौन हो जाएगा? 5/20, क्योंकि ऊपर वाला जो 5 रुपया है इसको 20 भाग में बांटेंगे तो छोटा यही होगा। अच्छा, सबसे बड़ा कौन होगा? सबसे बड़ा कौन होगा? जिसका हर सबसे छोटा होगा, यानी 8 भाग में बांटेंगे तो ज़्यादा मिलेगा, यानी इसको हम क्या कह सकते हैं? 5/8 जो है वो सबसे बड़ा है और सबसे छोटा 5/20। मतलब यूँ समझ लीजिए कि अगर किसी भिन्न का अंश जो है समान है और हर असमान है, तो भिन्न वही बड़ा होता है जिसका जिसका हर जो होता है सबसे छोटा होता है वही सबसे बड़ा होता है, और जिसका हर सबसे छोटा होता है बड़ा होता है वो सबसे छोटा होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बात तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो रही बात अंश की कि अगर अंश बड़ा हो, अगर अंश समान हो, समझ में नहीं आ रहा कौन भीगा हुआ है कौन। चलिए, अगर अंश समान हो और हर असमान हो तो वही भिन्न बड़ा होता है जिसका हर छोटा होता है। चलिए, नहीं समझ रहा है तो बोलिएगा। चलिए, अगर कह रहा है कि अगर किसी कोई भिन्न है, जैसे मान लीजिए 7/9 हो गया है ना,
7/9, 9/9, 10/9, 12/9, 15/9। ठीक है। अगर कोई भिन्न का हर जो है समान है, ठीक है, और अंश जो है भिन्न भिन्न है, तो इसमें वही भिन्न सबसे बड़ा होगा जिसका अंश सबसे बड़ा होगा। ठीक है, बात समझ में आ गया ना। वही भिन्न बड़ा होगा जिसका अंश बड़ा हो। ठीक है, हमें तो 9 ही से ना भाग देना है, 9 ही से भाग देना है। तो अगर हम 9 में 9 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, आएगा ना। अच्छा, 9 से भाग देते हैं 10 में तो क्या होगा, 9 दशमलव कुछ तो आएगा ना, ये वाला 9.1 आ गया कि नहीं। तो ये बड़ा हो जाएगा, जैसे जैसे अंक ऊपर वाला बढ़ेगा तैसे तैसे ये बढ़ता जाएगा मान। हाँ, तो जब भी ये ध्यान रखिएगा कि हर किसी भी भिन्न का हर अगर समान हो और अंश असमान हो, दूसरा संख्या हो, तो वही भिन्न सबसे बड़ा होता है जिसका अंश सबसे बड़ा होता है। तो इस तरह हम क्या जवाब देंगे कि इसमें सबसे बड़ा भिन्न कौन है, ये बताइए हमसे। 15/9। सबसे बड़ा भिन्न क्या हो सकता है, 15/9। और सबसे छोटा भिन्न क्या हो जाएगा, 9/9। सबसे छोटा भिन्न जिसका अंश सबसे छोटा हो, 7, तो 7/9 होगा। इसमें तो 0 पॉइंट तक आ जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा कि, समझ गए ना, समझ गए। चलिए, ये बात समझ में आ गई। अब देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही, जितना नियम ये जो बता रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट है, चैप्टर इसी पर आधारित है। ठीक है, चैप्टर इसी पर आधारित है। अगर ये नहीं बन पाया तो समझिए, ये समझ में नहीं आया तो बहुत दिक्कत वाली बात है। चलिए, उसको मुट्ठी में रखिए आप अपने, समझ में नहीं आ रहा है कौन सा भींगा हुआ है। चलिए, अब देखते हैं आगे। एक और कंसेप्ट आप समझते चलिएगा। एक और कंसेप्ट है, जैसे कि अगर हम कहें कि 1/2 लिख दिए, ठीक है, 2/3 लिख दिए, 4/5 लिख दिए, 6/7 लिख दिए, 8/9 लिख दिए, 10/11 लिख दिए। ठीक है, देखिए ऐसे जब लिख देते हैं तो सब में पहले एक बात गौर कीजिए कि अंतर कितना का है, सब में अंतर कितना का है, 2 का अंतर है। इसमें तो 2 एक का अंतर है, अंश और हर में कितना का अंतर है। अगर, तो ध्यान दीजिए, अगर किसी भी भिन्न में अंश और हर का अंतर जब 1 हो, अंश और हर का अंतर क्या हो, 1 हो, और अंश जो हो छोटा हो, अंश छोटा हो किससे, हर से, तब वही परिमेय, वही भिन्न बड़ा होता है जिसका अंश बड़ा होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई ना। अब देखिए, अब इसमें अगर हम कहें आपसे कि इसमें सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है बताइए। 10/11। इसमें सबसे बड़ा भिन्न क्या हो जाएगा, 10/11। और सबसे छोटा भिन्न क्या हो जाएगा, 1/2। सबसे छोटा भिन्न क्या हो जाएगा, 1/2। 1/2। इतना बात समझ में आ रहा है ना। देखिए, इसके बाद अगर कोई, जब भी ऐसा पैटर्न आए, मतलब कि अगर अंश बड़ा हो, ठीक है, हर से, और सबके बीच में अंतर कितना का हो, 1 का, जैसे 1/2 में अंतर, अंश और हर का अंतर कितना है, 1 है। 2/3 में अंतर क्या है, अंश और हर का 1 है। सब में 1 अंतर है। और ये भी ध्यान देना है कि अंश जो है वो छोटा है किससे, हर से। तब इस स्थिति में वही भिन्न बड़ा होगा जो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा, इन सब में सबसे बड़ा अंश किसका बड़ा है, 10/11 का। तो ये सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा और सबसे छोटा भिन्न 1/2 हो जाएगा। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट होता है इसी तरह का, जैसे 10/11, 10/9,
ठीक है। 10/9, 8/7, 5/4, 4/3, 8/9, ठीक है। ये भिन्न में आप क्या देख रहे हैं ये पहले बताइए। 10-9 का अंतर कितना है? 1 है। 8-7 का अंतर 1 है। 5-4 का 9 अंतर 1 है। 4-3 का अंतर 1 है। 8-9 का अंतर 1 है, ठीक है। तो इस स्थिति में जब भी अंश हर से बड़ा हो, जब भी अंश हर से बड़ा हो और साथ ही साथ इन दोनों के बीच में 1 का अंतर हो, तो वही भिन्न सबसे बड़ा होगा जिसका हर सबसे छोटा होगा। जिसका हर सबसे छोटा होगा वही भिन्न सबसे बड़ा होगा। तो हर इसमें कौन सा छोटा है? 3। तो ये जो भिन्न होगा सबसे बड़ा होगा, ठीक है। ये भिन्न क्या होगा? सबसे बड़ा होगा। कौन? 4/3, ठीक है। सबसे छोटा कौन होगा? जिसका हर सबसे बड़ा हो, जिसका हर सबसे बड़ा हो, ठीक है। तो 10/9 इसका क्या हो जाएगा? 10/9। 2 होगा इसमें 9। अच्छा 2 है 9, तो 2 है तो दोनों में तुलना कर लेंगे। जिसका ये तो दोनों को एक ही भाग में डिवाइड में कर रहा है, तो इसमें और इसमें तुलना कर लीजिए कौन सा बड़ा होगा। अब इसमें 8/9 में 10/9 से अगर भाग देखे हैं तो दोनों का अंतर 1 है, लेकिन इसका भिन्न तभी बड़ा हो सकता है जब ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा और ये छोटा है। तो ये ऊपर वाला नियम लग गया। देखिए ये बड़ा इसमें कौन होता है? जिसका हर सबसे बड़ा होता है, और ऊपर बड़ा जो बड़ा हो, हाँ जो बड़ा हो और ये भी बड़ा हो, है ना। तो इस स्थिति में 8 क्या हो जाएगा? यहाँ 10/9 होगा और 8 छोटा है ना, तो 8/9 ये छोटा हो जाएगा इन दोनों की तुलना में अगर देखा जाए, क्योंकि ये 8 को 9 बार बांटा जा रहा है, इसी 9 से 10 बार में डिवाइड किया जा रहा है। तब 12 वाला संख्या क्या हो जाएगा? 12 वाला संख्या 10/9 हो जाएगा और छोटा वाला संख्या क्या हो जाएगा? 8/9 हो जाएगा छोटा वाला, क्योंकि 9वें बार में बांटा जा रहा है। तो 8 को 9 बार बांटिएगा, 9 बार बांटिए 9 भाग में 8 को, और 10 को 9 भाग में बांटिएगा तो कौन सा बड़ा आएगा? यही ना बड़ा आएगा। यहाँ 10 है, यहाँ 9, 8 है, तो वही बड़ा। तो सबसे छोटा हो जाएगा 8/9 और 10/9 क्या हो जाएगा? बड़ा। इन दोनों की तुलना कर लेंगे, ठीक है। इस समझ में आ गया ना। तो इन दोनों की तुलना करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो इन दोनों की तुलना अगर करें तो ये 10/9 होगा वो सबसे बड़ा होगा, 8/9 होगा। 3-4/3। हाँ तो इस भिन्न में मतलब टोटली भिन्न में अगर देखा जाए तो 4/3 बड़ा है, और इन दोनों की तुलना अगर की जाए तो ये बड़ा है ये छोटा है। ये बात समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ें। चलिए आगे देखते हैं कौन सा कंसेप्ट है। उपयुक्त परिस्थिति 4 में, अच्छा सॉरी, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मिटा देना, भीगा हुआ है ना जी, भीगा है ना। चलिए माथा धुल गया। बस यही कंसेप्ट है और ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अब देखिए दोनों सब सारी परिस्थिति खत्म हो गई। ये बात समझ में आ गया ना? जब भी अंश बड़ा हो और हर छोटा हो और दोनों के बीच का अंतर 1 हो, तो वही सबसे बड़ा होता है जो जिसका हर सबसे छोटा होता है, ठीक है। चलिए अब प्रश्न की ओर बढ़ा जाए कि जय जय भारत बोल दिया जाए। प्रश्न अभी, हाँ प्रश्न, इसके बाद प्रश्न ही सॉल्व करेंगे। इस साधित प्रश्न है, ठीक है। तो प्रश्न उत्तर कल से ना, यहाँ से देखिए सबसे पहला प्रश्न है प्रश्नमाला में, इसको देखेंगे तो ध्यान से छोड़ दिया जाए, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में प्रश्न, साधित प्रश्न के साथ, मतलब कि प्रश्नमाला के साथ, और उसमें सारे इन टर्म्स को जितने भी हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा है इन सब का प्रयोग देखेंगे, कौन कौन से प्रयोग उसमें लगते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, यानी भिन्न के चैप्टर के साथ, है ना।
क्वेश्चन आंसर के तब साथ। तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करते रहिएगा और ठीक है, जय हिंद जय भारत।